सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रगों में है, जनूं में है, वतन का इश्क खून में है, जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके। खसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और पाक भारत सीज़ फायर के बाद अब मामलात किस जानिब जा सकते हैं, अगर मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा खुलता है तो वो किन नुकात पर हो सकते हैं, और नरेंद्र मोदी की ख़ास तौर पर जो आज की तकरीर थी उसके बाद अब पाकिस्तान के पास और भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस और चॉइसेस बाकी रह गई हैं। ब्रेक से पहले पैनल हमारे साथ मौजूद था, अभी भी पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बतूल, आपका नुक्ता ब्रेक से पहले अधूरा रह गया था, उसको भी मुकम्मल कीजिएगा। और अब जब ये सीज़ फायर के बाद अगर किसी भी DGMOs का तो रब्ता हो चुका, अगर फॉरेन सेक्रेटरीज़ का भी आपस में रब्ता होता है और कोई डिस्कशन होती है, तो अब उसमें पाकिस्तान के पास सबसे पहला एजेंडा जो इंडस वाटर ट्रीटी का है और उस साइड से बात ही नहीं हो रही है उस पर बात करने की, तो फिर ये डेडलॉक की सिचुएशन हो जाती है। तो इसमें कैसे आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी अगर आप उसको पूरा पढ़ें तो वो काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, लेकिन उसको उसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए बस इतना समझना ज़रूरी है कि जो पानी है, ना भारत को इजाज़त है कि रोक सके, ना पाकिस्तान को इजाज़त है कि वो रोक सके। उस ट्रीटी के तहत कोई भी मुल्क ये पानी रोक नहीं सकता, और अगर कोई ये करता है तो फिर उसको इंटरनेशनल बॉडीज़ उसको एब्सोल्युटली हेल्प करेंगी। और ये वो वाहिद मुआहदा है कि जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, ये मोस्टली कायम रहा है। थ्रेड्स तो आते रहे हैं, लेकिन बहुत ही वंस इन अ ब्लू मून हुआ है कि इंडिया ने ऐसा किया है। तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली एट दिस वेरी मोमेंट पाकिस्तान वुड नॉट बॉदर कि इंडिया क्या सोच रहा है, क्योंकि जो तवातर से ट्रंप की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान को यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि आप इनडायरेक्टली आए और इंडिया पे अपना प्रेशर मेंटेन करें। ट्रंप साहब की रीसेंट स्टेटमेंट ये है कि मे बी वी कैन गेट देम पाकिस्तान इंडिया टुगेदर अ लिटिल बिट वेयर दे कैन गो आउट एंड हैव अ नाइस डिनर टुगेदर। तो इतना कैजुअली अगर बात कर रहे हैं ट्रंप, तो उसका फ़ायदा बिल्कुल पाकिस्तान को उठाना चाहिए, पूरा स्पेस देके समझ के। वो जो कूल एटीट्यूड हमारा जंग के दौरान था, वो डिप्लोमेसी में भी होना चाहिए। और भारत इसीलिए पीछे रह गया क्योंकि वो एग्रेसिव हो रहा था, उसका मीडिया एग्रेसिव हो रहा था, उनकी टॉलरेंस कम थी, और हम लोग इसीलिए आगे निकल गए इस पूरी सूरत हाल में, बिकॉज वी वर कूल एंड टॉलरेंट एंड ऑब्जर्वेंट। हमारी प्लानिंग अच्छी थी, हम कैलकुलेटेड थे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका पे ट्रस्ट और रिलाई करते हुए, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो पाकिस्तान ने अचीव किया, क्योंकि नॉर्मली चाहे IMF की डील हो, अफगानिस्तान हो या मसला कश्मीर हो, एक कार्ड था जो हमेशा इंडिया के पास होता था, और वो थी उसकी PR। लेकिन अब पाकिस्तान ने इंडिया की PR खराब कर दी है, और वो उस PR का बहुत हद तक फायदा हम खुद उठा सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि अगर हम स्मार्टली पहले चले हैं, आगे भी चलें, तो हम इंटरनेशनली एंगेज कर सकते हैं अपने आप को रीजन से बाहर। जी ठीक है एहतशाम साहब, अब इंटरनेशनली क्या चल रहा है, पाकिस्तान के रिलेशंस इंटरनेशनली किस तरह से आगे बढ़ने जा रहे हैं, उस पर हमने बात कर ली है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है कि जो दिफाई बजट है उसमें इजाफा किया गया, और इस बार जो बड़ा चेंज हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता था, इस बार हमने देखा है कि पूरी कौम कह रही है भाई इनका बजट और बढ़ाओ, क्योंकि यही हैं जो मुल्क को सेव कर सकते हैं। इन्होंने ही हमें इस मामले से निकाला है, और हमारे हथियार पूरे होने चाहिए, नस्ली हथियार होने चाहिए, क्योंकि दुश्मन का कुछ नहीं मालूम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा चेंज है जो पाकिस्तान की यूथ है उसमें हम देख रहे हैं। देखिए, ये भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है जिस तरीके से कौम आपने देखा यूनाइटेड हुई है, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं, मैसेज ऑफ वननेस पूरी दुनिया में गया। फिर अभी आपने देखा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी, हिंदुस्तान में हुई, इस हवाले से हमारे यहाँ नहीं हुई, और कहा यह जा रहा है इस डर से शायद नहीं हुई कि कोई ना जाता उसमें तो फिर हिंदुस्तान इसको एक्सप्लॉइट करता। लेकिन एज यू स्पीक आप देख लें कि जिस अंदाज से कौम इकट्ठी हुई है, और ये $85 बिलियन का अमेरिका का दिफाई बजट और हमारा $8 बिलियन का, और ये मारूफ पिछले कम से कम 6 और 7 सालों से ये स्टैटिक है हमारा बजट, हम इसको बढ़ा नहीं पा रहे। और कई हवालों से हमने देखा है कि आर्म फोर्सेस को जो बजट दिया जाता है, इसके अलावा तो थोड़ा बहुत वो आपने देखा कि उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज है, उनसे जो पैसा आता है वो भी इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है, रियलाइज लोगों ने किया, और इस स्टेज पे लोगों को पता चलना चाहिए कि जी दिफा बहुत बड़ा ज़रूरी एक काम है। और दूसरा, जिस कौम की फौज नहीं होती वो फिर बहुत से हवालों से इनवल्नरेबल होता है, और उनके लिए कुछ भी किया जा सकता है। देखिए, अब सूरत हाल जो इस वक्त बन रही है ना, वो मेरा ख्याल है मारूफ सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी है। अब ये एतमाद साजी का मरहला किस तरह शुरू होगा,
और जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ासतौर पर अमेरिका लीड ले रहा है, उनका रोल मुस्तकिल होता चला जाता है, तो हमें शायद हम ये जो 75 सालों से हम देख रहे हैं कि रीजन में सारी दुनिया के मसाइल हल हो गए, बड़ी बड़े कॉन्फ्लिक्ट जो है ना बड़ी हद तक ठीक हो गए। मिडिल ईस्ट का अपनी जगह पे है, लेकिन हम देखें हमारा पे वैसे की वैसा है। दूसरा एक कंट्रडिक्शन जो मारूफ आप हिंदुस्तान की सियासत में देखती है ना, अभी आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने ये कहा कि जी हमने तो दरख्वास्त ही नहीं की थी, जबकि सारी खबरें आई और जिस तरीके से सागदार साहब कहते हैं, आपने देखा कि उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मुझे अपना क्या कहते हैं, इन्होंने मार्को रूबियो ने कहा कि जी वो हिंदुस्तान कह रहा है कि जी आप इसके लिए जी, तो हमने कहा ठीक है जी हम कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर 2016 में जब पहली टर्म में प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, माइक पॉम्पियो उनके वज़ीर ख़ारजा थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने अपनी किताब में एक बड़ा शानदार वाक़या लिखा, वो किताब उनकी पढ़ने वाली है, जिसमें कहते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, जो अब अनजानी हो चुकी हैं, उस वक्त वो सेक्रेटरी ऑफ वज़ारत ख़ारजा की सेक्रेटरी भी रही। कहते हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये माइक पॉम्पियो कह रहे हैं अपनी किताब में, कि मुझे कहा कि हमें ख़तरा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, तो काइंडली हमें रेस्क्यू करें। तो देखें ये हिंदुस्तान जब बुरे तरीके से फंस जाता है ना, वो जिसको कहते हैं पाँव भी पड़ना शुरू हो जाता है, जब पीछे हटता है तो फिर वो आंखें दिखाना शुरू कर देता है। अब मेरा ख्याल है इस वक्त दोनों मालिक के दरमियान जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि होनी चाहिए कि सीज़फायर होल्ड करे, और ये बात अब दोबारा से कहा जा रहा है 72 घंटों में दोबारा होगी DGMOs के दरमियान, ये मरला आगे जाए और इस दौरान बड़ा शदीद दबाव रहे अमेरिका का। और अच्छी बात यह है कि जो आज अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे हुए हैं मिडिल ईस्ट में, रियाद में बैठे हुए, जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की है पाकिस्तान और भारत के बारे में गुफ्तगू की है, वो जितना मुसलसल इंटरेस्ट ले रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं GCC कंट्रीज, इनका रवैया मैं देख रहा हूँ तब्दीली आ रही है, खासतौर पे आप देख लें UAE, सऊदी अरब, कतर में। तो मुझे लगता है कि हमारे ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से और हिंदुस्तान पर दबाव है, लेकिन हम मॉरली देख लें, डिप्लोमेटिकली देख लें, पोलिटिकली देख लें और ऑपरेशनली देख लें, जो हमें बड़ी ज़बरदस्त फतह मिली है जिनको दुनिया भी कह रही, उसके बाद थोड़ा हिंदुस्तान बैकफुट पे गया है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के ममालिक भी, उनका भी आपने देखा कि पड़ना थोड़ा सा हमारी तरफ दोबारा से आया, जिसको एक्सप्लॉइट कर दिया था हिंदुस्तान ने। और अमेरिका जो खास तौर पे ये कह रहा है कि उन्होंने जो क्रेडिट लिया है, असल बात आखिरी बात अरबाब, ये जो क्रेडिट प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो खराब हो जाए, वो चाहेंगे कि इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो है ना बेहतरी तरफ जाए। बतूल राजपूत कुछ कहना चाह रही है, फिर आदिल अब्बासी की जानिब जाएंगे और अफसा भी हमारे साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि प्रोफेसर हसन अब्बास हैं जो कि US बेस्ड फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ही हैज दिस पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन दैट इंडिया रीच्ड आउट US for ceasefire and Pakistan added condition of talks on Kashmir in return of ceasefire के इंडिया ने US को अप्रोच किया इस कंडीशन के साथ कि अगर ये सीज़फायर कर दे पाकिस्तान तो हम कश्मीर पे बैठने को तैयार हैं। So that's a big thing। सही। तो अब आदिल ये एक तो मैं इसमें ये ऐड जरूर कि अगर आप मुझे इजाजत दें, जो बतूल बात कर रही जी जी, अगर को आप उस पर, यही मैं आपके पॉइंट आउट करना चाह रही थी। मैं कुछ देर पहले हवाला प्रोफेसर हसन अब्बास साहब का ही दे रही थी जो अमेरिकी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो बात वो करते हैं वो बहुत क्रेडिबल होती है, जिसका बतूल हवाला दे रही है। कुछ देर पहले जो उन्होंने बात की, क्योंकि आपकी डिस्कशन इसके अराउंड थी कि कश्मीर का मामला अब कितना अहम हो चुका है, सो ये यकीनन जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान CNN की एक खबर थी कि भारत की तरफ से रब्ता किया गया था अमेरिका से, ये दूसरी गवाही हम इसको कह सकते हैं क्योंकि बहुत अहम लेवल से आ रही है। वो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने कंडीशन ऐड की थी कि कश्मीर का मामला के ऊपर बात होगी अगर आपने सीज़ फायर करना है। बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। फिर हम सिफारती एतबार से जो बात कर रहे थे, दफ्तर खारजा की अभी बोल न्यूज़ पे खबर चल रही है कि हाई कमीशन, जो भारतीय हाई कमीशन है, उसके एक एहलकार को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। सरगर्मियाँ जो उनकी है उनको मुनाफी करार दिया गया सिफारती आदाब के। तो हमें दोनों फ्रंट्स के ऊपर ये बात नज़र आ रही है, एक वाजे होती हुई कि अमेरिका की को रिक्वेस्ट और एक काइंड ऑफ बैक किया था इंडिया ने उस सूरत हाल से निकलने के लिए उस वक्त, और पाकिस्तान ने ये शर्त रख दी उनके सामने कि कश्मीर पे बात होगी, मामला इंटरनेशनलाइज हो गया। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान इस लेवल के ऊपर भी काम कर रहा है। आई थिंक थिंग्स आर वर्किंग आउट, बहुत स्मूथली ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो आदिल अब ये इंडिया डिनाइल मोड में क्यों है? अगर मसला कश्मीर पर उनको बात करनी है
तो फिर ये बार बार इसको अक्सर मुस्तरद क्यों किया जा रहा है और वो बहुत हायर लेवल से किया जा रहा है। और एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह हम बात करें इंटरनेशनल बॉडीज़ की, यूएन है और दीगर सारी बॉडीज़ हैं, पहले भी कश्मीर के मामला पे कभी भी हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान का साथ दिया गया हो। ये मामला हमेशा से ऐसे ही रह जाता है। अब देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई आगे डेवलपमेंट होगी। अच्छा देखिए, जो डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। जो फॉरेन पॉलिसी में आप ऐसी लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं कि आप अपनी शिकस्त को भी जो है वो फतह में तब्दील कर रहे होते हैं, और आप जो करने जा रहे होते हैं वो आप बता नहीं रहे होते, और जो आप बता रहे होते हैं वो आप करने नहीं जा रहे होते। सो इंडिया टेक्निकली अपनी ऑडियंस को अभी क्या बताएगा? वो ये बताएगा कि हम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग एरा ओवर। मैं आपको इस ट्रांसमिशन में कितनी दफ़ा ये मैंने आपको बताया कि वो इस खुमार और गुरूर में था उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर के पाकिस्तान के साथ अब डायलॉग नहीं हो सकता, पाकिस्तान को अब लेसन दिए जाएंगे। पूरी दुनिया एंगेज कर रही थी उनको। अब जब हमारा रिस्पांस आया और उसके बाद अभी जो हवाला दिया जा रहा है कि अमेरिकन एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, वो निक रॉबर्टसन की सूरत में हो, हसन अब्बास जो हैं उनकी सूरत में हो, मैंने भी वो देखा नहीं, मैं देखूंगा कि उन्होंने डिटेल से उसमें क्या कहा है। तो ये एविडेंसेस आपको बता रहे हैं कि इंडिया ने क्या किया। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो हम आई बीन सेइंग दिस कंसिस्टेंटली, मैं तो बार बार कह रहा हूं क्योंकि आपको एनालाइज करना है सिचुएशन को। exactly. इंडिया आपके खिलाफ झूठ ही बोलेगा, सच नहीं बोलेगा। हमने उसके खिलाफ जो पोजीशन ली है वो दुनिया को ऑन बोर्ड लेके ली है। इंडिया ने पूरी दुनिया की नहीं मानी, ना अमेरिका की मानी, ना यूरोप की मानी, ना मिडल ईस्ट की मानी, किसी की बात उसने नहीं मानी। जब आप जयशंकर को देखते हैं एक दिन पहले, चंद घंटे पहले, या उनकी वजारत खारजा को, वो कहते हैं पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती। जब पाकिस्तान उनको रिटेलिएट करता है और ये डायलॉग, ये सीज फायर होता है, तो सीज फायर के बाद वो एक अजीब सा स्टेटमेंट देते हैं कि जी पाकिस्तान ने कांटेक्ट किया। भाई पाकिस्तान तो पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से यही कोशिश कर रहा था कि आपको एंगेज करे। हमारी तो कंसिस्टेंट पोजीशन थी, हमने तो मना नहीं किया, हम तो अमेरिका से लेके मिडिल ईस्ट तक सब कंट्रीज से राब्ते में रहे। आप कह रहे थे कि बात नहीं करनी, तो ये बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि जब आपकी पिटाई हुई तो आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, बात करनी चाहिए। कश्मीर का जो पॉइंट है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कश्मीर का मैटर रिजॉल्व नहीं होने जा रहा, लेकिन ये जरूर होने जा रहा है कि कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हो गया, कश्मीर डिबेट में आ गया। अब वो कश्मीर जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन से निकल के बायलैटरल रिलेशनशिप में चला गया था, इंडिया कहता था बस हम पाकिस्तान के साथ सॉर्ट कर लेंगे, नहीं अब ऐसा नहीं हो रहा। आप इस वक्त मिडिल ईस्ट से जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, अगर उसको इसके साथ मिला के देखें तो उनकी तो फॉरेन पॉलिसी को बहुत जबरदस्त डैमेज हुआ है। सही। ये कश्मीर की क्या बात कर रहे हैं? ट्रंप ये कह रहे हैं दे कैन हैव अ नाइस डिनर टुगेदर। अगर मतलब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट हवा में तो ये बात नहीं कर रहे होंगे, उनके पास यकीनन कोई इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेस पे वो कह रहे हैं कि इनके ताल्लुकात या इनके डायलॉग जरूर शुरू हो सकते हैं। फिर वो पहले मुस्लिम वर्ल्ड में जाकर अपना ये बता रहे हैं कि उनका किस किस्म का रिलेशनशिप है। जाहिर अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक माइट है, वो उस माइट को लेके सऊदी अरब जाते हैं, फिर सऊदी अरब में भी इंडिया पाकिस्तान का तस्करा करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन लॉबी ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए थे इस बात पे कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो उनको एक्सट्रीम सपोर्ट मिलेगी, और वो सपोर्ट जो है वो बाद में उसको कैश कराएंगे। तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट अपेरेंटली मुझे वेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो दोनों फरीकैन को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। वो बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडिया के साथ ट्रेड नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कौन काम का ज्यादा है। तो इसलिए मिडिल ईस्ट में सबको पता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क है। अगर ब्रादर मुल्क से बैठ के वो ये सिग्नलिंग कर रहे हैं कि इन दोनों मुल्कों को साथ बैठना है और इन इश्यूज को भी रिजॉल्व होना है, वो चाहे तो बिल्कुल बेपरवाह हो सकते हैं, लाताल्लुक हो सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं कोई कमेंट, लेकिन इससे हमें पता चल रहा है कि अमेरिकन पूरी कोशिश करेंगे कि इन दोनों कंट्रीज को किसी उस पहले। और एक और बात याद रखें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को बड़ी इन अ वे सुबकी हुई थी जब ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में बैठ के आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिए थे, जेडी वैंस को इंटरवीन करना पड़ा था। यूक्रेन और रशिया के मामले में, यूक्रेन और रशिया के मामले में बहुत कॉन्फिडेंट थे पावर में आने से पहले कि मैं ये वॉर्स खत्म कराऊंगा, लेकिन यूक्रेन ने उस तरह उनकी बात नहीं मानी। अच्छा, इस पर एक भारतीय खातून की जानिब से गुफ्तगू भी की गई है और वो बड़ा भड़की हैं लोगों के ऊपर, अपने मीडिया के सामने, मोदी के ऊपर। आगे जाके वो भी हम दिखाएंगे। नादिया, मैं आपका पॉइंट लेना चाहूंगी। अब जिस तरह से ये सारी गुफ्तगू हो रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम देखें जो हमारे एक पॉइंट, मारूफ आपकी इजाजत से सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ एक पॉइंट। वो ये मैं कह रहा था, बात कंप्लीट हो जाए कि देखें अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत खुश होंगे
कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने उनकी बात मान ली, यूक्रेन ने उनकी बात नहीं मानी थी, इसलिए उनका मिजाज भी ऐसा है, वो पॉपुलिस्ट है। सीरिया से सैंक्शंस की अभी आज सीरिया से सैंक्शंस जो है वो भी हमने पहले भी जिक्र किया कि वो हट गई हैं, उस पे एमबीएस बहुत खुश हुए। सो वो बहुत खुश होंगे कि मिडिल ईस्ट ने और इंडिया पाकिस्तान ने दोनों ने उनकी बात मानी है और वो इस रीजन में डेफिनेटली अपना इंटरेस्ट अब बढ़ाएंगे क्योंकि उनकी सक्सेस भी है डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग। सही है, ठीक है। नादिया आपसे जानना ये चाहेंगे, ओके थैंक यू। नादिया, मैं ये जानना चाह रही थी कि अब जिस तरह से हमने देखा है जो पाकिस्तान के साथ दोस्त ममालिक हैं, टर्की ने भी रब्ता किया है और दूसरे ममालिक हैं, चाइना की तरफ से तो हमने देखा है कि बाकायदा क्लियर कट मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, लेकिन अभी भी तंबी की जा रही है पाकिस्तान को कि मामलात अभी भी कुछ भी हो सकते हैं और पाकिस्तान को चाहिए कि वो नज़र रखे कि कब क्या हो रहा है। हमारे तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी यही बड़ा अहम बयान सामने आया है कि अगले कुछ महीनों तक तो हमें अपने दुश्मन पर नज़र रखनी होगी क्योंकि किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। तो लग रहा है कि दोबारा से कोई इतनी हिम्मत करेगा भारत, या फिर जिस तरह से अब बड़े ममालिक बीच में कूद चुके हैं, गारंटी ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा? नादिया, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा काइंडली। दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट मूव क्योंकि आप ये देखें कि वहाँ भी डील क्रैक हो गई। यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। नादिया, आपको आवाज़ आ रही है? चलें, नादिया को हम रिकनेक्ट करते हैं एहतिशाम साहब से। जब जी एहतिशाम साहब और एलिमेंट है, अगर इजाजत दे तो मैं जी एहतिशाम साहब जी अभी आ रही है बात? देखिए मारूफ, इसमें अभी जो बात हो रही थी ना, अभी आदिल जिसकी तरफ जिक्र कर रहे थे, अब देखें कश्मीर डिस्प्यूट की बात है, असल झगड़ा ही हमारा ही है। देखिए अब ये बात माननी पड़ेगी कि ये जो अब आगरा में मुशर्रफ साहब गए थे तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी। उसको एल.के. अडवाणी जो नंबर 2 बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने कुछ जर्नैलों से मिल के इस मामले को स्कटल कर दिया था, वरना ये लोगों को पता है कि ये मामला बड़ी हद तक तय हो गया था कि 3 साल के लिए कश्मीर जो है इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप में यूनाइटेड नेशन को दे दिया जाएगा। उसके बाद ये था कि जी वो कश्मीर आपका, ये हमारा, और फिर हिंदुस्तान को कहा जाएगा जो चीज़ें तय हुई थी कि जी आप ये है कि 7 लाख की फ़ौज जो है ना ये ख़त्म करें, आप लेके जाएं वापस, रेप्रेशन ख़त्म हो और आप लोगों को हुकूक उनके बहाल करें। तो बड़ी हद तक चीज़ें जो है ना क्लैरिटी की तरफ चली गई थी। फिर आप देखें कि ये भी हमारी तारीख में हुआ कि नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहबा वो चाहती थी कश्मीर के मसले पे हिंदुस्तान से मामला तय किया जाए। उस तक हमने देखा कि आर्म फोर्सेस वो कह रहे तैयार नहीं थे। फिर ये बाजवा 2022 में आपने देखा कि जब उन्होंने नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी थी, मारूफ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उस वक्त उन्होंने पहली मरतबा ये कहा था कि जी हिंदुस्तान हमारा बड़ा मसला नहीं है, हमारा बड़ा मसला, पहला मसला दहशतगर्दी है। और फिर बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी और इत्तलात यही है कि मोदी ने पाकिस्तान आना था और इस मसले के हल की तरफ जाना था। और उस वक्त बानी पीटीआई की हुकूमत थी और शाह महमूद कुरैशी के बारे में कहा जाता है, उन्होंने बानी पीटीआई को कहा कि जी ये कभी आप ना करना, अगर आपने ये किया तो लोग कहेंगे आपने कश्मीर को भेज दिया। देखिए कभी हमने देखा कि सिक्योरिटी के अदारों ने नहीं होने दिया, कभी सियासी जमातों ने होने नहीं दिया। अब सवाल यह है कि हमें यहाँ से निकलना है। देखिए अब बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है हम जब बात करेंगे तो हर बंदे का नुक्ता नज़र है। पाकिस्तान ने बहुत सफ़र कर लिया, इस मसले को हल करने के लिए हमें कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। सबको पता है ना हम ये कश्मीर दे सकते हैं ना वो दे सकते हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाती हैं चीज़ें और ये 370 उसको वापस ख़त्म करके स्टेटहुड उनकी मिल जाती है कश्मीरियों की, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त बदएतमादी का, एतमाद साजी हो तो आगे चलेंगे मामला। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ना मेरा ख्याल इस वक्त एज वी स्पीक वो ये है मारूफ के इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस तरीके से आपने देखा कि एक मुद्दत के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गए थे। वो उन्होंने हमें जिसको कहते हैं हम पे छोड़ दिया था कि ये दोनों इनकरेजिबल हैं, लड़ना या नहीं ठीक होना। इसमें वैसे इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये भी समझें कि अमेरिका के लिए अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि अमेरिका देखें मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात उसके पहले भी अच्छे थे, लेकिन जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत बढ़ता जा रहा है। सो अब अमेरिकन को ये रियलाइज हुआ कि हम इतना आइसोलेटेड होके या इतना डिटैच होके नहीं रह सकते, क्योंकि अगर वो इस रीजन में अपनी ट्रेड या इस तरह नहीं बढ़ाता है तो उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट अमेरिका में और अमेरिका के पाकिस्तान में कम हो रहा था पास में, तो आप मिडिल ईस्ट का अंदाजा लगाएं। मिडिल ईस्ट में भी आपको पता होना चाहिए कि चाइना बहुत क्लोज हो गया और बहुत उसका इन्फ्लुएंस है चाइना का। तो अमेरिकन जो है वो चाइनीज इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करने के लिए हवाले से एक और क्वेश्चन मेरे पास है। इस वक्त जो सूरत-ए-हाल वाशिंगटन में है ना, वहां से जो खबरें आ रही है ना, वहां पे भी लग रहा है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को टोटल चीन के ब्लॉक में आप धक्का दे रहे हैं, ये ना दें। रगों में है, जनूं में है, वतन का इश्क खून में है, जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके।
नईम जावेद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन के लिए, आपने वक्त निकाला। हमने देखा है माजी में भी कि जब जब पाकिस्तान ने इकनॉमिकली ग्रो करने की कोशिश की है, और इस वक्त तो बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान ने कुछ कामयाबियाँ हासिल की थी और अपनी स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान जा रहा था, तो फिर ये इस तरह के एपिसोड्स माजी में भी इंडिया की तरफ से होते रहे। अब ये हमने जो अपने 5 साल के टारगेट्स उड़ान पाकिस्तान की सूरत में ये सेट किए हुए हैं, कल और आज कुछ मीटिंग्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं इस सिलसिले में कि अपनी एक्सपोर्ट्स को जो हमें बढ़ाना है। जो पिछले 5-6 दिन का एक एपिसोड हुआ है, इससे हमारे इस प्लान को तो कहीं कोई ख़तरा नहीं है, चूँकि हर महाज पर भारत को शिकस्त हुई। हमने IMF प्रोग्राम भी हासिल कर लिया। हमारे जो टारगेट्स थे वो आज और कल एहसन इकबाल साहब ने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ को उनके टास्क जो दिए हैं, ज़रा उसकी कुछ डिटेल्स आप शेयर कीजिए। जी थैंक यू अरबाब और अपने शो पे इनवाइट करने का। तो आई थिंक देखें, ये प्रॉब्लम्स तो रीजनल और अब जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, आई मीन दीज आर वेरी वेल, जिनको आप कहें कि एक दूसरे के साथ वो हैंड इन हैंड है, उसके बगैर चीज़ों को नहीं देखा जा सकता। तो पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली यही एक कॉन्टेक्स्ट है कि जैसे ही कोई हमारे यहाँ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं तो कोई ना कोई इस तरह की हमारे बॉर्डर्स के ऊपर कोई डिसरप्शन या फिर अफ़गानिस्तान वाली साइड पे कोई ना कोई डिसरप्शन चीज़ों को फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देती है। तो लेकिन इस तमाम चीज़ों में जो अभी पाकिस्तान एक बड़ा इंटीग्रेटेड उड़ान पाकिस्तान के नाम से प्लान फॉलो कर रहा है, जो तमाम लाइन मिनिस्ट्रीज़ भी उसी के जो अहदाफ हैं उन्हीं को फॉलो करने के लिए अपनी जो सेक्टोरल प्लान्स हैं उनको अलाइन कर रही हैं उसके साथ। तो उसमें बड़ा क्लियर है कि एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ाए बगैर जो हमें स्पेस चाहिए अपने एक्सटर्नल अकाउंट में वो हमें नहीं मिल सकती। तो ये एक 3+3+3 का एक फार्मूला है जो प्लानिंग कमीशन ने सेट किया है और उसको एग्रेसिवली फॉलो किया जा रहा है कि बड़े शॉर्ट टाइम में हमें 3 अरब डॉलर से अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरह 3 अरब डॉलर से हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ें और 3 अरब डॉलर से हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट करें अपने पाकिस्तान में। तो तकरीबन 9 अरब डॉलर का ये जो एक इम्पैक्ट हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा, तो दिस विल गिव अस अ स्पेस जिसमें जो अभी हमारा ऑनगोइंग IMF प्रोग्राम है, जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो फिर इस तरह के शायद किसी और प्रोग्राम की हमें फर्दर ज़रूरत ना रहे। और नईम साहब, उसमें फिर तो जो हालात वो कितना मैटर करते हैं, जो पिछले 6-7 दिन में हालात रहे, बल्कि पिछले 18-20 दिन आप समझे 22 अप्रैल के बाद से जो हालात रहे, अगर ये इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में ये कशीदगी वाले मामलात रहेंगे तो वो ये फिर टारगेट्स को मीट करना कितना चैलेंजिंग हो जाएगा? नहीं तो देखें, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं हो सकती। अगर इस तरह की डिसरप्शन रहेगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डोमेस्टिक लेवल पे, तो अगर ये चीज़ें रहेंगी तो फिर ये चीज़ें ज़रूर मुतासिर होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिड वेल। ये जो अभी एक एपिसोड हमने देखी है जिसमें कि एक कंट्री जो है वो एक एग्रेशन के साथ अपनी कुछ चीज़ें इन्फोर्स करना चाहता था, और जब उसको पाकिस्तान ने जिस तरीके से हैंडल किया है तो जो उसमें काइनेटिक मेजर्स तो बहुत एंड पे जाके आए, जो नॉन काइनेटिक मेजर्स भी पाकिस्तान ने शुरू में लिए, उससे पाकिस्तान की साख जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मजबूत हुई है। तो उसे क्रेडिबिलिटी आपके जो है वो इन्वेस्टर्स को भी मिलती है कि भाई अगर नहीं इस मुल्क में हम जाएंगे इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ कोई इतना बड़ा, ठीक है ये प्रॉब्लम्स देखें, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि दोनों कंट्रीज जब एक डेटरेंस मौजूद है न्यूक्लियर, तो किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जाने के चांसेस बहुत कम हैं। और इस दफ़ा भी ठीक है, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं ग्लोबल लेवल पे भी, तो उन सब का यही व्यू था कि चीज़ें जो हैं वो एस्केलेट ज़रूर होंगी बट वो कभी भी आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएंगी, ठीक है, विद इन बाउंड्स रहेंगी। और उसमें वही जो डॉग फाइट है, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में झड़पें कुछ ना कुछ चलती रहेंगी, लेकिन झड़प से मामला शायद आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ी सी तेज़ी आने लगी और जो पाकिस्तान का फिर रिस्पांस था, उसने चीज़ों को जिस तरीके से कंटेन किया, और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें, अमेरिका ने शुरू में जो अमेरिका की लीडरशिप थी उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जी नहीं, ये तो इनका एक डोमेस्टिक एक रीजनल प्रॉब्लम है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, और ये होपफुली दोनों खुद सेटल कर लेंगे, हमें इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन फिर आपने देखा वही सुपर पावर जो है वो उसने इंटरवीन किया, और अब जो कल
बयान ट्रम्प साहब ने दिया है कि जिसमें मैंने ट्रेड को एक एज अ लेवरेज के तौर पे यूज़ किया है कि अगर आप लोगों ने अपने मसले को फर्दर बढ़ाया तो अमेरिका जो है वो दोनों के साथ अपनी ट्रेड जो है वो ख़त्म कर देगा। तो इस बेसिस के ऊपर अब इस मामले में या इस जो कॉन्टेक्स्ट जो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दिया है। जी अब साहब आप कुछ कहना चाह रही थी और अब ये बताइएगा कि अब ये मैं इसी पे ऐड कर देती हूँ। जी बिल्कुल। जी जी जो कि जहाँ से एहतशाम साहब ने बात कर रहे थे वो अहम बात हुई। इससे पहले भी जो आपके गेस्ट थे वो बात कर रहे थे। हम बात अब पाकिस्तान की मैं ज़रूर चाहूँगी इसके ऊपर फोकस हो अब व्हाट नेक्स्ट। और हमने दिफाई महाज के ऊपर तो कामयाबी हासिल कर ली, वो एक्नॉलेज हुई इंटरनेशनली हर एतबार से, बल्कि इस हवाले से भी कि पाकिस्तान के अंदर भी एक फ़ज़ा जो है एक अवाम की हद तक एतमाद अफवाज के हवाले से हो, पाकिस्तान की रियासत हुकूमत की फ़ैसला साजी के हवाले से हो, दिफाई अमूर की मैं बात कर रही हूँ। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हमारी जो है वो अभी भी एक सेपरेट सब्जेक्ट है और इन्हीं टॉक शोज़ में यही तमाम एंकर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं उसको मुख्तलिफ तर्ज पे कवर करेंगे। इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को सिफारती सतह के ऊपर और वैसे भी ग्लोबली तासुरात को तब्दील करना होगा। मारूख मेरा ये ख्याल है क्योंकि जो पाकिस्तान के बारे में तासुरात हैं, हमारा एक माजी ज़रूर रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ख़ुद हमारे यहाँ पाकिस्तान के लेवल में प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब और वो बहुत बड़ा एक स्कैंडल डॉन लीक्स का बन गया था बाद में, लेकिन इस बात का इजहार किया गया था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी यहाँ पर न हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी गुंजाइश बने जिसको भारत इस्तेमाल करे। और मैं समझती हूँ आज बहुत बेहतरीन मौका है जब पाकिस्तान एक पावर की पोजीशन के साथ इस ख़ुद जहाँ भारत कह रहा है अमेरिका से कि पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार है सीज़ फायर के बाद, तो अब पाकिस्तान ज़रूर अपने बारे में न सिर्फ ये जो तासुर है, ये इल्ज़ाम जो भारत की तरफ से लगा दिया जाता है उसको इस अंदाज में काउंटर करे। मैं समझती हूँ कि आज का पाकिस्तान, इसकी तरजीहात इसकी रियासत की बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा फोकस पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान के नौजवान की फलाह के एतबार से है। मईशत, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन तमाम चीज़ों का, इवन टूरिज़म, इनका ताल्लुक होता है कि आपके मुल्क का ग्लोबल परसेप्शन क्या है। और पाकिस्तान को ये साबित करना होगा कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म जो साल सदियों से माफ़ कीजिएगा दहाइयों से पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है और भारत ने उसको भरपूर इस्तेमाल किया ग्लोबल फोरम्स के ऊपर, उस तासर को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करें। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़, वो सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो हमने किए, मुल्क में दहशतगर्दी को हम कैसे काउंटर कर रहे हैं। अब हमारे पड़ोस में अमेरिका और नेटो मौजूद नहीं है अफगानिस्तान में और अब हम कितनी चैलेंजिंग सूरत हाल में हैं। हमने कितने अफगान रेफ्यूजीज़ को होस्ट किया और कितनी हमने एफर्ट्स किए हैं और अपनी कितनी जानें गंवाई। ये तमाम चीज़ों को सामने रखना है और परसेप्शन बताना है कि अब हम एक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने वाले मुल्क हैं। ये अब हमारी स्टैंडिंग है और इसको अच्छे तरीके से पाकिस्तानी स्टेट के कुछ नुमाइंदों ने इंटरनेशनल मीडिया पे रखा कि हमारा एक पास्ट है, उसको हम ओनरशिप उसकी लेते हैं, लेकिन आज हम वो नहीं हैं, वो हमारा माजी है। सो भारत उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और उसका एक हल होगा सिफारती लेवल्स के ऊपर भी और हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर रिपीटेडली ये बात कहना कि आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ है, जिसका उस एक्सट्रीमिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये कहते हुए पाकिस्तान को इन चीज़ों के ऊपर इंटरनली मुल्क के अंदर काम भी करना होगा कि ऐसा कोई मौका इंटरनेशनली कभी किसी भारत को दोबारा ना मिल सके जिसके ऊपर वो खेले इसको लेकर पाकिस्तान की साख के हवाले से या ऐसी किसी जंग को दोबारा शुरू करने की कोशिश करे। सही है। आदिल जी आप ले लें। आदिल, इस ट्रांसमिशन को भी हमें आपके इस कमेंट के बाद समअप करना है। अब कैसे आप इस पूरी सिचुएशन को समअप करेंगे? पाकिस्तान जब फाइनेंशियल ग्रोथ की जानिब बढ़ता है तो उस वक्त हम देखते हैं कि LOC पर भी और फिर पाकिस्तान के कुछ रीजन्स में ये इस तरह की शरारत भारत की जानिब से कुछ मिस एडवेंचर्स किए जाते हैं। तो अब नज़र तो हमें रखनी है, स्मार्टली कैसे हमें डील करना है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ना रुके और भारत भी अब ज़रा छुप कर और दुबक कर बैठा रहे। वेरी गुड क्वेश्चन अरबाब, आपने सवाल बड़ा अच्छा कर दिया, मुझे कंक्लूड करने में आसानी होगी। पाकिस्तान देखें पीस चाहता है। पाकिस्तान हमारा तो देखें कॉन्फ्लिक्ट, रियल कॉन्फ्लिक्ट तो आर्च राइवल हमारा इंडिया ही था और इंडिया की वजह से पाकिस्तान ने न्यूक्स टेस्ट किए, इंडिया की वजह से हमें जो है वो इतना फोकस अपनी मिलिट्री और डिफेंस पे रखना पड़ा और इंडिया की वजह से ही पाकिस्तान में आज जो कुछ भी हो रहा है टेररिज्म, उसमें इंडिया की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान देखिए अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि ये जंग एक इवेंट है, क्रिकेट का मैच एक इवेंट है, ये चली जाती हैं चीज़ें। अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती है, एस्टैब्लिश होती है, तो उसकी दुनिया में सुनी जाती है। अब आपको अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग करना है और ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की आपने कि इंडिया कोई ना कोई इवेंट कर देता है। यही हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि जब पाकिस्तान और इंडिया, चाहे मोदी और मियाँ साहब की मुलाकात हो, एक वाकया हो जाता है, पता चलता है कि ये फॉल्स फ्लैग टाइप के ऑपरेशंस हैं। अगर कोई थर्ड फोर्स भी
कोई इंडिजिनस मूवमेंट भी कोई और भी करती है तो इंडिया पाकिस्तान पे इंक्वायरी और डायलॉग के बगैर इल्ज़ाम लगा देता है और फिर पाकिस्तान से स्पोर्ट्स डिस्कनेक्ट कर देता है, एंटरटेनमेंट से दूर हो जाता है, पाकिस्तान के साथ सारी ट्रेड्स बंद कर देता है, कहीं स्टैंड नहीं करता। अभी एहतशाम साहब भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो 2021 की बात है एहतशाम साहब, 2022 में तो आपको पता है फिर ये क्लाइमेक्स हो गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला सारा। 2021 में पाकिस्तान और इंडिया इतने क्लोज आ चुके थे कि अब बस अनाउंस होना था कि किस वक्त जो है वो ट्रेड स्टार्ट होनी है, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया और फिर जो हुआ रेस्ट इज द हिस्ट्री। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इंडिया से जंग कर ली, अब हमें पाकिस्तान को एज ए नेशन आगे बढ़ते हुए कहना चाहिए अब हमें इंडिया से ट्रेड करनी है। यही बात ट्रम्प कह रहे हैं कि इन दोनों को ट्रेड करनी चाहिए, न्यूक्लियर फाइट नहीं करनी चाहिए। सो हम तो आपसे कई सालों से कह रहे हैं आए बैठे बात करें, डायलॉग करें, आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करा के अपनी कंट्री को भी एम्बेरस करते हैं आप और पाकिस्तान को भी मुश्किल में डालते हैं। मुझे लगता है कि पहलगाम वाक़े के बाद अब इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है कि इस किस्म का कोई इंसिडेंट होगा तो वो सारा बर्डन पाकिस्तान पर शिफ्ट कर देगा। अब जो कुछ भी होगा वो इंडिया खुद इंटरनल आवाजें उठ रही हैं कि अपनी सिक्योरिटी का ख्याल खुद रखे। हम अगर बलोचिस्तान के धमाके और केपी के धमाके रोज सुन के उन्हें डील करते हैं, इंडिया को भी आदत हो जानी चाहिए कि अगर वहां पर कोई रेजिस्टेंस है उसकी ब्रूटैलिटी की वजह से, उसकी गलतियों की वजह से, तो वो एड्रेस करे कश्मीर के इशू को पाकिस्तान के साथ बैठ के। सो इन माई ओपिनियन हमें इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, हमें दुनिया के साथ एंगेज करना चाहिए, अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करके पाकिस्तान का इमेज उससे बेटर करना है। हमें इस बात से नहीं कि हमारा डिफेंस स्ट्रांग है, डिफेंस स्ट्रांग हमारी प्राइड है, हमारा प्राउड है, लेकिन अब हमें एजुकेशन में, हेल्थ में, इकोनॉमी जिस जगह इकोनॉमी से रिलेटेड ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, उसकी भी तो यहाँ पे कमी है ताकि पाकिस्तान को हम आगे बढ़ा सके। यस जी, आप सॉरी मैं आपका सवाल नहीं सुन रहा हूं। यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तो फिर बहुत जरूरी है ना, इकोनॉमी को अगर हमें ऊपर लेकर जाना है, वो भी हम नहीं जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें नेशनल इंटरेस्ट में इस चीज को समझना होगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के प्रोजेक्ट्स को कैंसिल ना करे, कंटिन्यूटी रखी जाए प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये इकोनॉमी टैक्स पेयर का पैसा है, किसी इंडिविजुअल का पैसा नहीं होता। सो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू रहना चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और पाकिस्तान तो ये चाहता है, और हम तो इंडिया से कई दफ़ा ये कह चुके हैं। लेकिन अगर इंडिया नहीं चाहता था डायलॉग, और वो इंटेंशनली नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान किसी भी सूरत इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। सो हमने कई इवेंट्स अभी ट्रांसमिशन में डिस्कस कर लिए कि कभी पठानकोट हो जाता है, कभी उड़ी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और आप एविडेंस पाकिस्तान को कंक्रीट सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते। सो इसलिए अब पाकिस्तान इससे, मेरा ख्याल है इस जंग के बाद आज़ाद हो गया कि आप पाकिस्तान पे बगैर इल्ज़ाम के कोई प्रेशर में ले सकेंगे। दुनिया पाकिस्तान के साथ जो है वो बात कर रही है, और इस जो ब्लंडर है इंडिया का इस जंग की गलती से और इन वाकयात को कैपिटलाइज करने का, उल्टा उसने मुल्कों को पाकिस्तान के करीब कर दिया है, और वी आर इन अ बेटर पोजीशन नाउ। सही, ठीक है। मईशत को बेहतर करने के लिए हमें यकीनी तौर पे सियासी तौर पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, तमाम लोगों को एक पेज पर आने की ज़रूरत है, जो कि हमने देखा कि अब बाकायदा तौर पर तमाम पार्टीज़ इस मामले के बाद, इस वाक़े के बाद एक पेज पर नज़र भी आई हैं। मुख्तलिफ ज़ावियों पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा अहम हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अब मेरे ख्याल इसको अब कॉन्क्लूड करते हैं। बिल्कुल, हमारी उम्मीद और दुआ यही है कि हालात जो है पाकिस्तान फले फूले, तरक्की करे, पाकिस्तान की मईशत दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार हो। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।